सो स्टार्ट करें बेटा आज का लेक्चर। इसमें एक पॉइंट रह गया था बीच में कॉल्स के ऊपर। जस्ट रीड दिस पैराग्राफ। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जितना भी शेयर्स का रिमेनिंग अमाउंट है अलॉटमेंट मनी के बाद वो कॉल्स होती हैं। ये तो हमें क्लियर है। और इससे शेयर फुली कॉल्ड में कन्वर्ट होता है बिकॉज अलॉटमेंट तक बनते हैं से 5 रुपीज, तो बाकी के 5 रुपीज किस पे बनेंगे? कॉल्स के ऊपर बनेंगे। अब इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो ये दो इंपॉर्टेंट बातें बेटा एमसीक्यूज में कवर हो सकती हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, 2 points are important regarding the calls on shares. 1, first क्या है, the amount on any call should not exceed 25% of the face value of the shares. जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं समटाइम्स वो फर्स्ट कॉल को 3 रुपीज कर देते हैं या 4 रुपीज कर देते हैं, तो वहां कई बार लीगल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान नहीं रखा जाता। बट when you are doing theory and they ask the question as a MCQ from theory part, then it may be a part of the questions कि मैक्सिमम कितने परसेंटेज होती है कॉल्स पे। तो याद रहेगा एप्लीकेशन मनी मिनिमम 5% होनी चाहिए, ऐसे ही कॉल्स मैक्सिमम 25% हो सकती हैं फेस वैल्यू की। सेकंड, देयर मस्ट बी एन इंटरवल of at least 1 month between the making 2 calls, या फिर आर्टिकल में लिखा हो कि हम 1 मंथ से पहले भी कॉल कर सकते हैं। और 14 डेज का मिनिमम नोटिस उनके पास होना चाहिए। मींस 2 कॉल्स के अंदर 1 मंथ का गैप हो और फिर आप शेयर होल्डर्स को 14 डेज का टाइम दे रहे हो टू पे द फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। आगे तो एंट्रीज हमने कर ली थी। जब फर्स्ट कॉल होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया था और एक इस इलस्ट्रेशन को भी रीड किया था। इनमें से कोई डाउट है किसी का? देन आज का जो फर्स्ट डाउट है हिमेत का, वो है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट क्या होता है। बेटा इसमें ऐसा है कि जब आप कोई भी कॉल एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट को ऐड करके करते हो। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि 10 रुपीज के शेयर में से 5 रुपीज पे किए जाएंगे एज ए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मींस वो कंबाइन हो गया, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी को कंबाइन करके जब आप कॉल करते हो तो ये अकाउंट यूज होता है। सेकेंडली, अगर आप फुल मनी कॉल करते हो ऑन एप्लीकेशन, मींस आपका इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ट्यूशन ज्वाइन करते हो और वहां पर आपको ये कहा जाता है कि फुल फीस आपको 1 टाइम में पे करनी है, देयर इज नो इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो इट मीन्स फुल मनी इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी कोचिंग में या किसी स्कूल में, कॉलेज में, यू हैव टू पे फुल मनी विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऐसे ही अगर एक शेयर 10 रुपीज का है और 10 रुपीज हम एप्लीकेशन मनी एज ए एप्लीकेशन मनी ले रहे हैं फुल फेस वैल्यू, तो भी हम अकेला एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज अलॉटमेंट वर्ड कंपल्सरी है। तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर application and allotment account. यस। मीन्स आई कांट यूज ओनली एप्लीकेशन वर्ड। ये तभी यूज होता है अगर अलॉटमेंट मनी अलग से है। अगर इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट मनी है ही नहीं, या वो एप्लीकेशन के साथ इंक्लूडेड है, या फुल मनी एप्लीकेशन पे पेबल है, इन दोनों केसेस में हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे।
एक कंबाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे दोनों का। ठीक है, क्लियर हो गया आपको डाउट? Yes, sir. देन कैन वी मेक ऑन होल्ड बेटा फॉर द मोमेंट। हेलो, साउंड आ रहा है बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट है ये अकाउंट क्रिएट हो गया यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट। उसके बाद फिर कॉल्स इन एरियर्स हमने लास्ट क्लास में किया था। इंटरेस्ट 10% है कॉल्स इन एरियर्स पे, ये क्लियर हो गया था आपको? आज हम एक फुल फ्लेश क्वेश्चन करते हैं बेटा, जिसमें प्रोराटा भी होगा और शेयर फॉर फीचर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आज आपके साथ न्यू। क्वेश्चन रीड करें एवरीवन। क्वेश्चन रीड करो एवरीवन। $30,000 शेयर्स का ऑफर है, एक शेयर 100 रुपीज का है, ओके, और 20 रुपीज का प्रीमियम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 3 से 4 टॉपिक कवर किए जाएंगे आपके। एप्लीकेशन मनी 40 इंक्लूडिंग 10 रुपीज प्रीमियम। इट मीन्स फेस वैल्यू कितनी कवर की जा रही है 40 रुपीज में? 30 plus 10. 30 यस, plus 10. 30 प्लस 10। सेम अलॉटमेंट में है, वहां क्या बन जाएगा? 20 plus 10. गुड। और रिमेनिंग फेस वैल्यू फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के ऊपर है। क्लियर हो गया? याद रहेंगे मेरा डाटा, मैं निकाल दूं इसको आगे। 30,000 शेयर्स का ऑफर है, 20 रुपीज प्रीमियम में 100 रुपीज का शेयर है। 30 प्लस 10, 20 प्लस 10, फिर 30 20। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल 30 रुपीज है ना, वैसे एज पर लीगल रिक्वायरमेंट 25% से ज्यादा फेस वैल्यू का 25%, 100 रुपीज का 25%, 25, उससे ज्यादा फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं हो सकती। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन हो कि कंपनी ऐसा कर सकती है तो कंपनी कैन डू, अदरवाइज नहीं। तो वो प्रैक्टिकल बात अलग होगी, थ्योरेटिकल बात अलग है। वहां पर रूल है 25% का, बट न्यूमेरिकल्स में वो फॉलो नहीं किया जाता या ध्यान रखा जाता है, ऐसे बोलो आप इस बात का। चलें आगे, इतना समझ Yes, आ sir. गया सबको?
बेटा इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ठीक है, लिख लिया अपने पास 30 + 10, 20 + 10, 30 20। देखा जाए तो वही है 30 20 30 20। 10,000 रुपये प्रीमियम है बस फर्स्ट उसमें एप्लीकेशन मनी में, अलॉटमेंट मनी में। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करो। 30,000 शेयर्स का ऑफर था, कितनी एप्लीकेशन मिली हमें? 40,000। 40,000। और जब हमें एप्लीकेशन ज्यादा मिलती हैं तो डायरेक्टर्स की चॉइस होती है बेटा कि उसको कैसे करना है मैनेज। तो कैसे किया इन्होंने? प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 35,000 शेयर्स। इसका मीनिंग बाकी 5,000 एप्लीकेशंस को कितने शेयर्स मिले? 5,000। बेटा आपके पास 30,000 शेयर्स है ना? रीड करो प्रॉपर ध्यान से फिर से। 5,000 को 5,000 मिल रहे हैं, ऐसा कहां लिखा है? ये लिखा है बेटा, प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 35,000 शेयर्स। मींस 35,000 को 30,000 शेयर्स दिए गए ऑन प्रो राटा बेसिस। जब ये नहीं लिखा होता ना कि कितने शेयर्स दिए गए, इट मींस हमने सारे शेयर्स 35,000 वालों को दे दिए, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया। ये बात समझ आ गई सबको? सर रिपीट करना। 35,000 एप्लीकेशंस को हमने प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स दे दिए। कितने दिए होंगे शेयर्स? फिर लिखा तो नहीं हुआ, कितने शेयर दिए होंगे? 35। बेटा आपके पास 30,000 तो शेयर्स ही हैं, मैंने पहले कहा था इन बातों को याद कर लो। फिर से दिखा रहा हूं, पब्लिक को हमने 30,000 शेयर्स का ऑफर दिया है, पेबल एज फॉलो, एंड एप्लीकेशन रिसीव हुई है 40,000 शेयर्स की। लाइन ओवर होगी ये। आगे लिखा है, इस चैप्टर की इस लैंग्वेज को समझना ही आपका मेन पर्पस है बेटा। यहाँ पे ये समझ आ गई तो आगे हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। 40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 35,000 शेयर्स। इट मींस 35,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उनको हमने प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स दिए। अब नहीं लिखा तो कितने दिए? सारे दिए, क्योंकि 35 को हमने 30,000 शेयर्स दे दिए, और बाकी जो 5,000 एप्लीकेशन बच गई उनको आपने रिजेक्ट कर दिया। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो इट मींस मैं यहां पर एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। फर्स्ट वर्किंग नोट, आप सब लोग क्या करो, जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मर ड्रॉ करो बेटा। लेफ्ट साइड पर ड्रॉ परफॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज, और राइट हैंड साइड पर हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। ओके, फिर अगर जर्नल आगे चला तो थर्ड पेज पे जर्नल एंट्रीज का परफॉर्म आ जाएगा, मीन सामने वाले पेज पे वर्किंग नोट्स रहेंगी। करो स्टार्ट। टेक 2 पेजेस, लेफ्ट साइड परफॉर्म ऑफ जर्नल, राइट हैंड साइड वर्किंग नोट्स। तो यहां पे भी मैं वही कर रहा हूं, जर्नल लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं मेरे, और राइट हैंड साइड पर वर्किंग नोट्स चलेंगे। और फर्स्ट वर्किंग नोट स्टार्ट हो रहा है। इन एवरी क्वेश्चन फर्स्ट वर्किंग नोट क्या है? एप्लीकेशन बने देखना। एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एंड सेकंड कॉलम शेयर अलॉटेड। shares allotted. Applications received and shares allotted.
फॉन्ट साइज इंक्रीज करूं या दिख रहा सबको प्रॉपर? तो दिख रहा है। दिख रहा है सर। सर थोड़ा सा कर दो सर इंक्रीज। एप्लीकेशंस ओके, रिसीव्ड, शेयर्स अलॉटेड, ये फर्स्ट वर्किंग नोट था आपका। तो अब यहां पर 35,000 एप्लीकेशंस को 5,000 शेयर्स दिए गए, सॉरी 30,000 शेयर्स दिए गए, ये लिखा हुआ है किस बेसिस पे? प्रोराटा। प्रोराटा। और तो ये वहां पर लिखा हुआ था। अब समझ आ गया सबको? ये फर्स्ट सेकंड टाइम ऐसा लगेगा, आगे से आपको हैबिट हो जाएगी, बिकॉज इन एवरी क्वेश्चन लैंग्वेज इज सेम स्टेटमेंट्स हैं। 35,000 एप्लीकेशन जो आई थी फॉर शेयर्स, वो तो शेयर्स के लिए आई हैं, हम यहाँ डिवेंचर थोड़ी इशू कर रहे हैं, तो इसलिए वो वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं कि फॉर शेयर्स, तो शेयर्स के लिए ही आएगा यहाँ पे जो भी आएगा। 35,000 एप्लीकेशंस को आपने प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दे दिए, कितने? जितने का ऑफर था। ऑफर कितने का था? 30,000 का। रेस्ट जो 5,000 एप्लीकेशंस आई, रेस्ट जो 5,000 एप्लीकेशंस आई, उनको आपने शेयर्स नहीं दिए होंगे, बिकॉज मेरे पास शेयर्स हैं ही 30,000 और वो सारे शेयर्स 35,000 वालों को दे दिए गए। इसलिए जब नंबर मेंशन नहीं होता ना, उसका मीनिंग होता है टोटल जितने भी शेयर्स है वो सारे दे दिए गए उन प्रोराटा। अब प्रोराटा का मीनिंग क्या बताया था आपको? देखो हर लेक्चर में सेम बात है ना। मैंने जो सेकंड क्लास में समझाया था, सेकंड लेक्चर में बाय चांस वहां साउंड का इश्यू हो गया था, तो थर्ड लेक्चर में जब मैंने बात रिपीट की थी तभी ये कहा था कि ये जो मैटर मैंने आपको सेकंड लेक्चर में दिया है वो आपको हर लेक्चर में रिपीट मिलेगा, डोंट वरी, क्योंकि प्रोराटा तो हर क्वेश्चन में आना ही आना है। तो प्रोराटा का मीनिंग है इक्वल रेशो, मींस 35 वालों को कितने शेयर दिए गए? 30। इसको और इजी कर लो। 10। अब समझ आ रहा है इजी करके? इट मींस जिसने 7 के लिए अप्लाई किया था उसे आपने 6 दे दिए। इट मींस जिसने 14 के लिए अप्लाई किया था उसे 12। तो ये एक रेशो बन गई 35:30, इसको बोलते हैं प्रोराटा रेशो। इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है बेटा, बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बन गया कि 35 को 30, इट मीन इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, सबको इसी रेशो में शेयर्स मिले हैं, ना किसी को इससे ज्यादा ना इससे कम। इसलिए जिनको शेयर्स नहीं देने उनको अलग कर दिया गया, और मान लो जिनको फुल शेयर्स देने हैं उनको अलग कर देते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये कैटेगरी होती 5,000 को फुल, तो फिर 35 को कितने शेयर मिल जाते? 25। उसमें क्या है? प्रोराटा में कितने शेयर्स मिल रहे हैं ये तो बैलेंस आएगा ना। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता जो मैंने लेक्चर 2 में समझाई थी बात, 5,000 को नील रिजेक्टेड नो अलॉटमेंट, 5,000 को फुल अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग को प्रोराटा, तो ऑटोमेटिकली ऊपर 30 हो जाता। तभी तो ये 5,000 अलग होगा ना इससे, बिकॉज टोटल आई नो 40,000 बनेगा। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। बिकॉज एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए आपका सब्जेक्टिवली इन बातों को समझना या आपका सब्जेक्टिव प्रैक्टिस जितनी स्ट्रोंग होगी बेटा, उतना वहां पर आप इजीली आंसर निकाल पाओगे। ऑब्जेक्टिव में डबल काम हो जाता है एक तरह से, सब्जेक्टिव भी आना चाहिए हमें, ऑब्जेक्टिव को करने की टेक्निक्स अलग हो जाती है थोड़ी सी, तो वो तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब भी समझ आ जाएगा आपको। लेकिन जो भी क्वेश्चन आप रीड करोगे उसमें आपको ये समझना चाहिए शेयर्स का कि एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट कैसी हुई है। तो ये क्वेश्चन चेंज कर सकता हूं मैं ऐसे, एक ही क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। 5,000 को नील, 5,000 को 5,000 और रिमेनिंग 30 को 25। फिर रेशो क्या बन जाती प्रोराटा? 30:25। 6:5। तो कोई बात नहीं,
इस तरह से, ठीक है। अभी कन्वर्ट कर देता हूँ जैसा क्वेश्चन आपके पास है एज इट इज, जो हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। 35 को, जितने शेयर्स हमारे पास हैं अभी 30, और 5000 को नील, और 40,000 एप्लीकेशंस को हमने सेटल कर दिया। कितने शेयर्स में? 30,000 शेयर्स में। तो बताइए फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी इस पे? इस बेस पे आप फर्स्ट और सेकंड एंट्री बना सकते हो बेटा। बनाओ फर्स्ट एंट्री। हु विल? Bank account debit to share application account. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आ जाएगा इसका। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 एप्लीकेशंस एट द रेट, वो आपको याद है ना क्या था? एप्लीकेशन मनी क्या थी बेटा? 40। हमने उस 40 को अलग करना है, उसमें 30 + 10 हो जाएगा। 30 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज प्रीमियम। अलॉटमेंट 30 रुपीज था, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है 20 + 10। तो पहले यहां तक करते हैं आपको। तो इट मीन्स 40,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड एट द रेट ₹40 ईच, या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 एप्लीकेशंस एट द रेट 40 ईच। 16 लाख रुपीज हो गए। सेकेंड एंट्री कैसे बनेगी? Share application account debit to bank. टू To bank to Bank. share Bank. capital. वेरी गुड। टू बैंक। कितनी एप्लीकेशंस को वापस किया हमने? 5,000. 5,000. 5,000 एप्लीकेशंस इनटू, एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए थे हमारे पास? 40. 40. 40। वो तो हमने उसकी डिवीजन कर दी ना, कि 40 में से 30 रुपीज फेस वैल्यू है, 10 रुपीज प्रीमियम। लेकिन उस बात की इंपॉर्टेंस यहां तो नहीं। अभी यहां तो जितने पैसे आए हैं, अगर 40 रुपीज के हिसाब से आए हैं तो 40 के हिसाब से वापस आएंगे। उसके अंदर प्रीमियम हो या चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो बेटा इसमें से हमने 2 लाख वापस कर दिए। ठीक है, ये एंट्री आप अलग से भी बना सकते हो। एप्लीकेशन मनी रिफंडेड ऑन 5,000 एप्लीकेशंस एट द रेट ₹40 ईच। दूसरा, इसमें से अगर कंबाइन एंट्री जानी हो तो यस बेटा, अब क्या लिखोगे? टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स को शेयर देने हैं? सॉरी, कितनी एप्लीकेशन को शेयर देने हैं? 30,000। 30,000. 30,000। 30,000 को शेयर्स देने हैं, लेकिन एप्लीकेशन मनी की इक्वल। एप्लीकेशन मनी कितनी है यहाँ पे? 30,000. 30,000। 40. सॉरी सर, एप्लीकेशन वो मनी बेटा, मनी पूछ रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 40. 40। यस। 40 सर, 40. उस 40 में फेस वैल्यू कितनी है? 30,000। 30 और 10 रुपीज क्या है? Premium. प्रीमियम। प्रीमियम। तो बेटा प्रीमियम को अलग से लिखेंगे। प्रीमियम का नेम क्या है? फुल नेम? Security premium. Security reserve. premium reserve. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व काउंट। 30,000 शेयर्स पे 30 रुपीज फेस वैल्यू है,
और 10 रुपीज का प्रीमियम है। इसमें डाउट किसी को? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था प्रीमियम, आज उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, प्लस कुछ नया हम 4 फीचर तक पहुंचेंगे। आज का लेक्चर ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे के लेक्चर से लिंक करेगा। टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 30 रुपीज है बेटा, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए पे। इसलिए 40 रुपीज को आपके दिमाग में 30 + 10 लिखना है, चाहे कॉपी पे लिखो या ना लिखो। कॉपी पे अगर 40 रुपीज लिख दो तब भी चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में तो लिखे ना एप्लीकेशन मनी 40, बट उसका मीनिंग हमें क्लियर है 30 + 10। अब देखो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं ना, एक बार समझ लिया तो बस हमें याद है वो, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक ए स्टोरी। हमने पार्टनरशिप के कितने क्वेश्चन किए हैं तो एक एक लाइन रीड करनी पड़ती है। यहां एक स्टोरी समझ आ गई। 40,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, 30,000 शेयर्स का ऑफर था, वो हमने कैसे सेटल किया? 35 को 30,000 शेयर्स देकर बाकी 5 को रिजेक्ट कर दिया। जिनको रिजेक्ट किया उनका पैसा वापस, बाकी का पैसा हमने एज ए फेस वैल्यू और एज ए प्रीमियम डिवाइड कर देना है। तो इट मीन 40 रुपीज के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। 9 लाख रुपीज क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल और 3 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब जो बाकी पैसा बच रहा है ना अभी भी, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन काउंट तो कितने से है? 16 लाख। 16 है। तो अगर आप इतनी एंट्री बनाते हो तो एक सिंगल एंट्री होगी, बट अगर आप उसी के अंदर शेयर कैपिटल और जो मैं भी करूंगा वो डाल देते हो तो कंबाइन एंट्री, ये दोनों तो एक साथ रहेंगे। ये एंट्री तो एक ही एंट्री है ना, शेयर एप्लीकेशन काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। बेटा फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों एक साथ ही रहेंगे किसी भी एंट्री में। जैसा था ना टू कैश टू डिस्काउंट, याद आया आपको प्लस वन का कॉन्सेप्ट? टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, एक कंबाइन एंट्री में ही शो किए जाते हैं। सेम वे में टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उसकी अपनी अमाउंट जो होती है उस पे, ये एक एंट्री है। तो मैंने यहां पे 2 एंट्रीज को कंबाइन कर दिया, तो ये आपको एंट्री ऐसे दिख रही है। अब मैं तीसरी एंट्री को भी कंबाइन कर रहा हूं यहाँ पे, वो क्या है? उसका नाम है टू शेयर अलॉटमेंट। To share हाँ, share लेकिन उस allotment पैसे का नाम क्या है? मैंने आपको 3 वर्ड्स बोले थे इंग्लिश Excess के। excess application money. यस, वेरी गुड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो शेयर अलॉटमेंट में जाएगी, तो ये बेसिकली आपकी एक सेपरेट थर्ड एंट्री बनती है। सबका डेबिट है शेयर एप्लीकेशन, और आपने देखा है ना जब एक कॉमन डेबिट होता है और डेट सेम होती है तो हम कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल टू एसपीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वो कितना होगा? कितना होगा? ये देखो आपके सामने बेटा, 35 को 30,000 शेयर दिए, कितनी एप्लीकेशंस एक्सेस हैं? 5,000। 5,000। और एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए थे हमारे पास? 40। 40। हाँ 30 नहीं बोलना किसी ने, वो तो इंटरनल मैटर है ना। 30 फेस वैल्यू 10 प्रीमियम वो तो अलग बात होगी। 40 रुपीज जो है वो है हमारा मेन। तो ये 3 एंट्रीज है बेसिकली अलग से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा एक्सेस ट्रांसफर हो गया अलॉटमेंट में, बिकॉज जो एप्लीकेशन मनी का हमारे पास एक्सेस होता है वो रिफंड उनको किया जाता है जिनको हम अलॉटमेंट नहीं करते। नो अलॉटमेंट कैटेगरी जो होती है, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। नो अलॉटमेंट कैटेगरी को पैसा वापस होता है, लेकिन जिनको प्रोराटा के बेसिस पे दिया गया, क्योंकि वो भी एक कैटेगरी है प्रोराटा, उनका पैसा वापस नहीं होता, उनका पैसा एडजस्ट होता है नेक्स्ट कॉल में। और मेरी नेक्स्ट कॉल का नाम है अलॉटमेंट, तो उसका पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया। तो ये 3 पोर्शंस को मैं एक कर रहा हूं अभी, आपको एक सिंगल एंट्री नजर आ रही है। ओके एवरीवन,
यस सर। तो बेटा आप बुक का चाहे फर्स्ट क्वेश्चन करो या लास्ट करो, सब में आपको ये एंट्री कॉमन मिलेगी। तो हर क्वेश्चन में डेली रिपीट होनी है एंट्री। अब इसका नरेशन लिख सकते हो। हाँ जी। तो फिर तो ये शेयर अलॉटमेंट मनी है, वो उसका जैसे शेयर अलॉटमेंट मनी में हमने देखा था कि 20+10 वाला है, तो फिर इसमें हमने SPR के मनी से नहीं डाल करी। नहीं बेटा वो तो बाद में डिवाइड होगा ना, ये 30+10 में। तो अभी तो ये एक्सेस पैसा है 2 लाख, फिर आप इसे कहाँ यूटिलाइज करोगे? ये देखो ये वो लोग हैं जिनको कितने शेयर दिए गए? 30,000। तो 30,000 शेयर्स पे जब आप फेस वैल्यू कॉल करोगे 20 रुपीज, और 30,000 शेयर्स पे जब आप प्रीमियम कॉल करोगे 10 रुपीज का, तो ये जो 9 लाख रुपीज बनते हैं, तो उस 9 लाख रुपीज में 2 लाख माइनस हो जाएगा। तो अभी तो इस पैसे का कोई लिंक नहीं ना कि नेक्स्ट कॉल में फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना है, या प्रीमियम है भी या नहीं। मेन तो ये 2 लाख है, बस ये 2 लाख एडजस्ट होने। जैसे आपने किसी को 2 लाख एडवांस दे दिया, अब वो 2 लाख को एडजस्ट करेगा, किस में करेगा? नेक्स्ट कॉल में। अब वो नेक्स्ट कॉल में प्रीमियम है या प्रीमियम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके टोटल 9 लाख रुपीज आने हैं नेक्स्ट कॉल से इन शेयर होल्डर से, और ये वन एंड ओनली है। दूसरी कैटेगरी तो खत्म ही होगी। ये देखो इनका पैसा रिफंड हो गया। रिफंड होने के बाद अब ये लोग हमारे पास नहीं है। हमारे पास अब एक ही कैटेगरी है कि जिन्होंने 35 के लिए अप्लाई किया था, आपने उनको 30,000 शेयर्स दिए, 5,000 एप्लीकेशंस का 2 लाख रुपया एक्सेस है, जो आपने उनका 9 लाख रुपीज में से माइनस करना है बस। ठीक है। यस सर। हाँ, अगर प्रायोरिटी पूछोगे मेरे से आप कि सर इस 2 लाख रुपीज का यूज इस 20 रुपीज में होना चाहिए या इसमें चाहिए, तो बेटा प्रायोरिटी ये है, पहले फेस वैल्यू फिर प्रीमियम। क्या बोला मैंने? पहले फेस वैल्यू फिर प्रीमियम। तो बताओ फेस वैल्यू कितनी बनती है 30,000 शेयर्स पे? 6 लाख। 6 लाख। और एक्सेस कितना है? 2 लाख। 2 लाख। तो माइनस हो जाएगा इजिली। कम है ना 2 लाख? आपके 6 लाख ज्यादा है ना? यस सर। तो 6 लाख में से 2 लाख माइनस हो जाएंगे, बाकी के 4 लाख आ जाएंगे, प्रीमियम पूरा आएगा। बिकॉज ऐसा नहीं ना कि 2 लाख रुपीज डिवाइड होगा दोनों में, पहले वो फेस वैल्यू को कवर करेगा। कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि फेस वैल्यू इतनी कम होती है कि 2 लाख रुपए ज्यादा होते हैं, तो फिर वो पैसा प्रीमियम की तरफ चला जाता है। और अगर प्रीमियम भी कवर करने के बाद पैसा बचे, तो फिर वो फर्स्ट कॉल में जाता है या रिफंड होता है। अभी कभी मैंने क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोली है। मैं एक बार के लिए इसको चेंज कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको 10 लाख कर लो एक बार। फॉर एग्जाम्पल किसी का 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है हमारे पास, जिसका नाम है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और अगली कॉल वही है 30,000 शेयर्स पे 20 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज प्रीमियम। तो क्या 10 लाख रुपए अलॉटमेंट पे जाएंगे? टेल मी। 6 लाख तो फेस वैल्यू भी देंगे। चला गया, चलो, लेकिन उसका नाम तो अलॉटमेंट ही रखेंगे ना अभी तो। यस सर। वो फेस वैल्यू है या प्रीमियम है, इस बात को हम नेक्स्ट एंट्री में शो करेंगे, जहां फेस वैल्यू अलग शो होगी एज ए कैपिटल, और 2 लाख का प्रीमियम शो होगा, 3 लाख का, सॉरी। लेकिन अभी तो उस पैसे का नाम अलॉटमेंट ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अलॉटमेंट पे 10 लाख चाहिए? टेल मी। यस बेटा, तो 9 लाख ही चाहिए। 9 लाख ही चाहिए। तो ये बात एवरीवन, जो लोग भी अभी लाइव हैं या जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, 30% स्टूडेंट तो ऑलवेज एब्सेंट ही होते हैं, डेली 30-40%। तो जो लोग भी रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं बेटा, इस बात को ध्यान से नोट कर लो, अलॉटमेंट पे पैसा उतना ही भेजना है जितना वहां चाहिए। कम भेज सकते हो, ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ पे 2 लाख एक्सेस था, मैंने 2 लाख ही भेजा है,
जबकि चाहिए वहां पे 9 लाख। कम चलेगा, जैसे मैंने आपसे 9 रुपीज लेने हो, आपने मुझे 2 रुपीज दे दिए तो ये बात समझ आती है, बट आपने मुझे 10 रुपीज दे दिए, ये बात समझ नहीं आती, ये बात लॉजिकल नहीं है। आप 9 रुपीज के अगेंस्ट 10 रुपीज तो नहीं डाल सकते ना कहीं भी, इसलिए कम चलेगा, उतना भी चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं। तो एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं मैं कि सपोज 5000 को 40 से मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, मान लो एक बार अजम्पशन ले लो कि 10 लाख आता है, तो 10 लाख रुपए में से 9 लाख तो जाएंगे अलॉटमेंट में, इसलिए अलॉटमेंट के नाम से लिखा जाएगा 9 लाख। जबकि उसके अंदर फेस वैल्यू भी है, प्रीमियम भी है, वो बात तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि क्या है उसके अंदर। तो भी हम कैसे लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट 9 लाख। फिर अलॉटमेंट में क्या क्या है, वो अलॉटमेंट के टाइम की बात है ना, अभी तो एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया जा रहा है। अभी इस 9 लाख का क्या नाम है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, EAM, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, 3 अल्फाबेट से बनता है ये। तो उसे कहां एडजस्ट करेंगे, बस उसका नेम रख दिया। जैसे किसी स्टूडेंट ने जून में एक्स्ट्रा पे कर दिए, तो मैंने उसका नेम क्या रख दिया, जुलाई, कि बेटा आपकी जो जून की फीस एक्स्ट्रा आ गई वो हम आपको रिफंड नहीं करेंगे, आप तो कंटिन्यू कर ही रहे हो ना, तो आपका वो पैसा जुलाई में एडजस्ट कर देंगे। तो फीस का नाम जुलाई कर दिया गया उसका, पर जुलाई में क्या एप्लीकेबल है वो बात की बात है, वो पैसे का नाम है बस एक। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एक नेम होगा जो अलॉटमेंट में जाएगा। लेकिन अगर 10 लाख रुपए हमारे पास एक्सेस है और अलॉटमेंट में चाहिए 9 लाख, तो फिर 1 लाख का क्या करेंगे, टेल मी। फर्स्ट कॉल के लिए डाल देंगे एडवांस में। उसमें 2 ऑप्शन है बेटा, एक उसका नाम है नेक्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, अगर फर्स्ट कॉल पे चाहिए उतने पैसे, या इसका एक और नेम है जो टॉपिक मैंने आपको करवाना है, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग होता है अगर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल हमारे पास एडवांस आती है तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। अलॉटमेंट कभी भी कॉल्स इन एडवांस नहीं होती, क्योंकि ये कंपनी का राइट है, कंपनी का एक राइट है अलॉटमेंट का पैसा अपने पास रख लेना एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से निकाल के, लेकिन उसके बाद के पैसे को बोलते हैं एडवांस, और इस पे कंपनी शेयर होल्डर को 12% इंटरेस्ट पे करती है। तो जब हम पीडीएफ में आगे जाएंगे ना, जो फाइल में आपको दिखा रहा हूं साथ में, तो वहां कॉल्स इन एरियर आया था कॉन्सेप्ट, फिर कॉल्स इन एडवांस भी आएगा। बट कॉल्स इन एरियर का मीनिंग कोई भी पैसा हो सकता है, अलॉटमेंट भी अगर नहीं आती तो अलॉटमेंट का नाम भी कॉल्स इन एरियर हो सकता है। क्या ये बात समझ आ रही है सबको, अगर मुझे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई उसका नाम भी कॉल्स इन एरियर है, फर्स्ट कॉल का भी फाइनल कॉल का भी, लेकिन एडवांस में इसको लिमिटेड किया गया है सिर्फ फर्स्ट कॉल के लिए या उसके आगे जो भी कॉल्स होती हैं, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, बिकॉज अलॉटमेंट के पैसे को एडवांस नहीं कहते, वो कंपनी अपना एक राइट शो करती है। या बेटा क्या किया जाएगा, इसको रिफंड किया जाएगा टू बैंक, और टू बैंक तो ऊपर आई गया ना, उसी में डालकर पैसा वापस कर देंगे हम। इतना कुछ है बेटा सेकंड एंट्री में। तो ये आपको अभी डिसाइड करना होता है कि अलॉटमेंट के बाद भी पैसा कुछ बच रहा है फालतू। 99% केस में तो बेटा अलॉटमेंट के लिए पैसा बहुत कम होता है। 2 लाख रुपए कितने कम है, चाहिए 9 लाख, चाहिए 9 लाख और हमारे पास है 2 लाख, तो ऐसा कोई क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं होता। पर कई बार यहां पर 10 लाख होते हैं, फिर ये क्वेश्चन राइज होता है कि अलॉटमेंट के बाद के पैसे को क्या रखना है नाम, फर्स्ट कॉल या कॉल इन एडवांस, वो तो एक ही बात होगी, या वापस करने, इसके बारे में क्वेश्चन में लिखा होता है। कैसे लिखा होता है, लिसन केयरफुली एवरीवन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट ओनली। क्या मीनिंग हुआ इस बात का, ओनली वर्ड क्या डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी वो कवर करेंगे तो सिर्फ अलॉटमेंट मनी से, बाकी अगर बचेगा तो वो हम रिफंड कर देंगे। हाँ, क्योंकि इसमें लिखा ओनली वर्ड, पर अगर ऐसे लिखा होता फॉर अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, तो फिर इसका मीनिंग
वो आगे भी यूज होता रहेगा। आगे भी। सब्सिक्वेंट मीन्स आगे। अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, तो जो आगे की कॉल्स हैं उनमें भी पैसा यूज होता है। तो ये क्लियरली लिखा मिलेगा आपको। अगर बाय चांस क्लियरली लिखा ना हो किसी क्वेश्चन में, तो बेटा फिर आप इस पैसे को अपने पास नहीं रख सकते, आपको रिफंड करना पड़ता है। बिकॉज कंपनी के पास ऐसा कोई राइट ही नहीं है कि अलॉटमेंट के बाद भी अगर किसी का पैसा पड़ा हो तो वो आप अपने पास रख सको। वो आपको वापस करना पड़ेगा। एक बार वापस कर दो। अभी कभी सेकेंड एंट्री में जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है और एप्लीकेशन मनी का हम सेटलमेंट कर रहे हैं, यहाँ एप्लीकेशन मनी को ही हम निपटा रहे हैं ना, निपटारा जिसको बोलते हैं, कि हम सेटल कर रहे हैं बेटा एक अमाउंट। तो मेरे पास जो 16 लाख रुपीज आए थे, मुझे लिखना पड़ेगा मैंने उसका क्या क्या किया। 2 लाख रिफंड किए, फिर फेस वैल्यू में डाल दिए, प्रीमियम में डाल दिए, अलॉटमेंट डाल दिए। उसके बाद भी अगर पैसा बचा तो वो मुझे रिफंड करना ही पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में परमिशन ना हो कि हम उसे आगे रख सकते हैं। खैर ये सब बातें नॉलेज की थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। जितनी एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होगी उतना आप मैच्योर रहोगे, उतना ही उस चैप्टर में कॉन्फिडेंट रहोगे। फिलहाल मैं इस पैसे को अलॉटमेंट में डाल रहा हूँ, बिकॉज अलॉटमेंट में मुझे चाहिए 9 लाख और ये सिर्फ 2 लाख है। सर हाँ जी, एक बार फिर समझाना, जब शेयर अलॉटमेंट में 9 लाख के 9 लाख हो तो बेटा कहाँ समझाऊं, मैं तो बहुत कुछ समझा दिया बीच में। क्या चीज सर समझनी आपको? जैसे ना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 9 लाख रुपीस ही हो। यू नॉट ऑडिबल। सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 9 लाख रुपीस हो। तो 1 लाख रुपए आप फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करोगे या रिफंड करोगे? इन दोनों में से जो बात लिखी होगी वैसा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा एक्सेस अगर 10 लाख है, 10 लाख में से 9 लाख रुपीज आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उससे ज्यादा चाहिए नहीं वहां, वो आपने पहले हिसाब लगा लिया। 30,000 शेयर्स पे 20 रुपीज एप्लीकेशन मनी, सॉरी 20 रुपीज फेस वैल्यू और 10 रुपीज का प्रीमियम। हमारा अलॉटमेंट जो है वो 30 रुपीज का है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 9 लाख रुपीज के अलावा अगर पैसा हमारे पास फालतू पड़ा है तो वो रिफंड होगा या फर्स्ट कॉल में जाएगा, जिसका नाम कॉल्स इन एडवांस भी है। क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं वो देखना पड़ेगा। ओके सर। अभी फिलहाल हमारे पास 2 लाख है, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहा था। अगर 2 लाख रुपए हमारे पास है तो यहां तन्वी का डाउट था, तो वहां से बात स्टार्ट हुई थी। इस 2 लाख रुपीज को हम अलॉटमेंट का नेम देंगे। आगे अलॉटमेंट में मुझे 9 लाख चाहिए, तो 9 लाख रुपीज के अगेंस्ट 2 लाख रुपीज एडजस्ट हो सकते हैं। 9 लाख तक एडजस्ट हो सकता है 9 के अगेंस्ट, पर 9 लाख में से 10 लाख एडजस्ट नहीं हो सकते। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप पैसे को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हो तो देख लेना है कि अलॉटमेंट में कितने चाहिए। हमारे पास 2 लाख आ रहे हैं वो तो सबको पता है, क्योंकि 5,000 एप्लीकेशंस को हमने शेयर्स कम दिए हैं, तो वो 40 रुपए के हिसाब से 2 लाख है। यहां तो वो 40 के हिसाब से होगा, क्योंकि 40 रुपीज हमारी एप्लीकेशन मनी है। बट आगे चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको देखना है। ओके, यस यस अब इसका नरेशन लिखो। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन 30,000 shares on 30,000 shares of rupees 30 each, comma rupees 10 premium। रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, application money adjusted on 30,000 shares of rupees 30 each, comma rupees 10 premium, and money returned on 5,000 applications
कॉमा एक्सेस अमाउंट ऑन प्रोराटा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट सिर्फ किस केस में बचेगी, प्रोराटा के केस में बचेगी, और कोई केस ही नहीं बेटा हमारे पास पूरे चैप्टर में एक्सेस, क्योंकि प्रोराटा ये कहता है ना कि कम दो, अगर 7 के लिए अप्लाई करते हैं कोई उसको 6 दो, उस केस में बचेगा एंड एक्सेस अमाउंट ऑन प्रोराटा ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट काउंट। तो ये इसका नरेशन है, इसमें सब लिखना पड़ता है हमें। 3 बातें लिखी मैंने, 30,000 शेयर्स पे एडजस्ट हुआ पैसा, फेस वैल्यू प्रीमियम, 5,000 को वापस किया गया है, और बाकी का एक्सेस अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ है। नो एनीथिंग एल्स? अब थर्ड एंट्री पास करते हैं। ये वर्किंग नोट को डिलीट कर दूं बेटा, यहाँ इतना एटलीस्ट, ये तो चाहिए नहीं हमें। अब थर्ड एंट्री क्या होगी बताइए? एप्लीकेशन मनी की 2 एंट्रीज हो चुकी हैं आपकी, थर्ड एंट्री किसकी होगी? allotment शेयर अलॉटमेंट की ना। और शेयर अलॉटमेंट कितनी है हमारे पास? 20 plus 20 plus 10 30 शेयर अलॉटमेंट कितनी है? 30 कितनी? 30 यू नॉट ऑडिबल, दोबारा बोलो। 30 30 नहीं बेटा 20 नहीं बोलना, तभी मैं 12 पूछ रहा हूँ। शेयर अलॉटमेंट कितनी है? 30 30 यस, 20 10 नहीं बोलना है। जब मैं पूछूंगा ना फेस वैल्यू कितनी है तो 20 की इंपॉर्टेंस है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट बोले तो 30, अलॉटमेंट 20 नहीं है, उसके अंदर के कंटेंट है वो। ओके, तो जब मैं आपसे बात करूंगा ना कि अलॉटमेंट के अंदर क्या क्या है, तब आप बोलोगे फेस वैल्यू और प्रीमियम, तब तक अलॉटमेंट का मीनिंग 30। तभी तो हमने अलॉटमेंट वर्ड लिखा है यहाँ पे, सिर्फ हमने ये लिखा ना फेस वैल्यू में जाएंगे पैसा के प्रीमियम में जाएगा, वो बात की बात है। तो अभी अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, और यहां से आपको मैंने बताया था बेटा, देखो आज मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें मेरे प्रीवियस के 2 लेक्चर्स कवर किए जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर तो एक बार छोड़ दो, वो थ्योरी पार्ट था। सेकंड और थर्ड लेक्चर मैं इस लेक्चर में कवर कर रहा हूँ, तो जितने भी लेक्चर आगे चलेंगे सब में रिपीट होता जाएगा। अब जब मैं अलॉटमेंट मनी कॉल करूंगा, ये देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि फर्स्ट 2 एंट्रीज में क्या होता है, पहले पैसा आता है और फिर हम कैपिटल देते हैं, क्योंकि तब सब लोग हमारे लिए अननोन होते हैं। अननोन, मुझे कोई जानता नहीं है, मैं सबसे पहले पैसा देता हूं फिर उनको शेयर देता हूं। पर नाउ यू ऑल आर माई शेयर होल्डर्स, तो मैं पहले ड्यू की एंट्री पास कर सकता हूं कि मुझे आपसे पैसा लेना है, बाद में दे देना। किस चीज का लेना है मैंने आपसे पैसा? यू आर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का नाम क्या है यहाँ पर? शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। nominal क्या बोल रहे हो? पर्सनल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट एक पर्सनल अकाउंट है। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ये सारे अकाउंट पर्सनल है, क्योंकि ये सब हमारे शेयर होल्डर्स के नेम है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट बोले तो 30 रुपीज। ओके, कितने शेयर्स है हमारे मार्केट में? 30,000 हाँ, अभी 35 नहीं बोलना, वो हिसाब हो चुका। 35 का जो पैसा था 5,000 एक्सेस, वो अलॉटमेंट में जा चुका है। अभी मार्केट में 30,000 शेयर्स है आपके, जिनको अलॉटमेंट मनी कॉल करोगे आप 9 लाख। मैं इस 9 लाख की बात कर रहा था, सबको समझ आ गया बात? यस सर इस 9 लाख के अगेंस्ट हमारे पास ऑलरेडी कितने पड़े हुए हैं? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। तो ठीक है, वो पड़ा है तो पड़ा है पैसा, पर ड्यू की एंट्री तो पूरे से बनेगी ना, तभी सबको कैपिटल मिलेगी, तभी तो वो शो होगा कि 9 लाख रुपीज में क्या लेना है हमने उससे। कैपिटल का पैसा कितना है, प्रीमियम का कितना है। टू शेयर कैपिटल $30,000 इंटू 20 कितना हो गया? 6 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बीइंग ए टीचर मैं लिख सकता हूं SPR, लेकिन आप नहीं लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
10 के हिसाब से। आप चाहो तो यहां दिखा सकते हो 30,000 इंटू 30,000 इंटू 10, आपके 30 रुपीज 20 और 10 में कन्वर्ट हो गए। वो अंदर की बात है, ओके, इंटरनल कंटेंट है उसके। 20 फेस वैल्यू और 10 प्रीमियम। 30 रुपीज अलॉटमेंट का नाम है जो क्वेश्चन में लिखी होती है। इसका नरेशन क्या रहेगा? इसमें इसको क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू। बस सिंपल, allotment money due on 30,000 shares at the rate 30 each including 10 premium। पूरी लाइन बनती है बेटा ये। allotment money due on 30,000 shares at the rate rupees 30 each including 10 premium। अब हमें कितना पैसा आएगा? बस एक सिंगल लाइन में आंसर दे दो। हाँ जी, कितना पैसा आएगा? अभी मैं बताया था आपको 7 लाख। हाँ, वेरी गुड। 9 लाख में से ये 2 लाख रुपीज हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है। ये देखो, ये 2 लाख रुपीज ऑलरेडी आया हुआ है, बाकी आपको मिल जाएगा। ये 2 लाख रुपीज आपके पास आया हुआ है, बाकी 7 लाख आपको मिल जाएगा। बेटा यहां तक मैंने आपको लेक्चर 2 करवाया था, तो देखा जाए लेक्चर 2 आज कंप्लीटली रिपीट हो गया है। एनी डाउट यहां तक किसी का भी? सर नो सर। उस टाइम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अगर हमारे यहाँ पे 2,000 रुपीज ड्यू, 2 लाख रुपीज ड्यू थे, और अगर हमारे पास वहां पे 9 लाख रुपीज ही होते तो? मैं आपके क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, एग्जैक्ट वर्ड्स बोलो। 2 लाख क्या थे हमारे पास? सर जैसे वहां पे हमारे पास 2 लाख शेयर अलॉटमेंट थे। बेटा रॉन्ग बोल रहे हो ना आप। 2 लाख क्या है ये बताओ पहले। ड्यू। ड्यू कैसे 2 लाख? 2 लाख तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। ये 2 लाख रुपीज की अगर बात कर रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो यूज होनी है अलॉटमेंट पे या आगे की कॉल्स पे। अब बताओ ये 2 लाख अगर हमारे पास है आगे। सर 2 लाख की जगह पर अगर हमारे पास यहाँ पे 9 लाख होते? ये बोल रहे हो आप? यस सर। तो 9 लाख रुपए चले जाते हैं अलॉटमेंट में। तो सर यहाँ पे ये वाली एंट्री नहीं बननी थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यस, ये नहीं बननी थी, बिकॉज वो 9 लाख रुपीज ऑलरेडी हमारे पास आए हुए हैं। ओके सर। हाँ, ये कंफर्म कर रहे थे। यस सर। हाँ, अगर 2 लाख की जगह पे 9 लाख रुपीज होते एक्सेस मनी, तो आप ऐसा बोलोगे मुझे समझ आएगा कभी भी। अगर एक्सेस मनी हमारे पास 9 लाख रुपीज होती तो थर्ड एंट्री तो बनेगी हमेशा, क्योंकि ये एंट्री तो उस 9 लाख रुपीज को कन्वर्ट करेगी ना फेस वैल्यू में और प्रीमियम में। ये तो ड्यू की एंट्री बनानी पड़ेगी, तभी सबके घर पे अगेन कैपिटल पहुंचेगी, क्योंकि सबके पास सर्टिफिकेट पहुंचते हैं ना। पहले उनके पास एप्लीकेशन मनी तक का सर्टिफिकेट पहुंचता है। जैसे आपने +1 क्लियर कर ली तो आपके पास +1 तक का सर्टिफिकेट है, फिर 12th क्लियर कर लोगे तो उसका एक और आ जाएगा, तो आप 12th क्लियर हो जाओगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास करोगे। तो एप्लीकेशन मनी के बाद उनके घर पे अलॉटमेंट का भी सर्टिफिकेट पहुंचेगा विद प्रीमियम। तो ड्यू की एंट्री तो पास करनी है सबने। किसी ने ये नहीं सोचना कि 9 लाख आ गए, अब हमें क्या जरूरत है थर्ड एंट्री पास करने की। वो तो ड्यू की एंट्री है बेटा, तभी तो कैपिटल शो होगी हमारी बुक्स में। हमें अपनी कैपिटल को 100 रुपीज तक लेके जाना है। अभी वो 30 रुपीज से फेस वैल्यू यहां आई है एप्लीकेशन के टाइम, और 20 रुपीज से फेस वैल्यू यहां आई है। ओके, लेकिन जो 4th एंट्री है ये तब बनेगी जब पैसा आ रहा है कुछ। तो 9 लाख के अगेंस्ट अगर 9 लाख रुपीज आ चुका एज पर सुखमन राउट, तो फिर बैंक नहीं आएगा।
बट आपको पता है यहाँ पे तो 2 लाख है एज पर दिस क्वेश्चन। तो 9 लाख में से 2 लाख रुपीज हमारे पास ऑलरेडी आ रखा है, तो अपने पास 7 लाख रुपीज और आएगा। आई थिंक क्लियर है। यस सर। तो हमारे पास 7 लाख और आएगा, तो आ गया बस सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7 लाख। यहां तक डाउट किसी का एवरीवन? नो सर। नो सर। ठीक है, लेकिन अब यहां से क्वेश्चन में चेंज आएगा बेटा, एक ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्या ट्विस्ट आएगा, जिसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, यस। रोहन, रीड करो बेटा, रोहन क्या लिखा है? रोहन के लिए क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है रोहन के लिए, बताओ। क्योंकि उसके पास 600 शेयर्स उसको दिए थे, बट उसकी जो अलॉटमेंट बनी है उसने पे नहीं किया और हमने उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया। हाँ, 450 की बात छोड़ दो बस, वो तो मैंने सिखाना है आपको। कॉल्स इन एरियर वर्ड का मीनिंग क्या है? रोहन के पास 600 शेयर्स थे, वो उनके ऊपर अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रहा, मींस कॉल्स इन एरियर हो गया यहाँ पर। अब या तो वो पे करेगा आगे, हम वेट करेंगे, पर कई बार कंपनी वेट नहीं करती, कंपनी की पॉलिसी क्लियर होती है। जैसे आपने कॉलेज की फीस पे नहीं की, कॉलेज आपको सेम डे कॉलेज से निकाल देगा, आपका नेम कैंसिल। कोई आपको फोन या मैसेज नहीं आएगा कि आपकी फीस ड्यू है, सिंपल। फीस पे नहीं की, योर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। तो वहां नोटिस नहीं जाता एक तरह से। बाकी एज पर रूल तो ये होता है कि आप वेट करते हो, आपको 14 डेज का एक नोटिस फिर मिलता है, यू पे योर अलॉटमेंट मनी अदरवाइज योर शेयर विल बी कैंसल्ड। ये सब तो होता है, वो थ्योरेटिकल बातें हैं, यहाँ भी होता होगा। लेकिन यहाँ तो न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है ना, कि आपने पे नहीं किया, आपके शेयर कैंसिल हो गए। बीच में 15 डेज का 1 मंथ का गैप होता है, कंपनी वेट करती है। पर कई बार कंपनी ये भी बोलती है कि आपके शेयर्स हम अभी फॉरफिट नहीं करेंगे, हम अभी वेट करेंगे फर्स्ट कॉल तक, क्योंकि फर्स्ट कॉल में फिर 1 मंथ का 2 मंथ का गैप होगा। अगर आप फर्स्ट कॉल पे नहीं करते तब आपके शेयर फॉरफिट होंगे। तो ये हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ये आपकी चॉइस है। आपको अलॉटमेंट के बाद ही शेयर कैंसिल करने हैं या फर्स्ट कॉल तक वेट करनी है, तो हर क्वेश्चन में डिफरेंट मिलेगा आपको। ठीक है, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में समझ आ रहा है सबको? क्या लिखे? ही डजंट पे, हाँ जी, ही डजंट पे allotment and his share has been forfeited, cancelled। लेकिन क्वेश्चन ये है बेटा, रोहन के ये 600 शेयर्स उन्हीं 30,000 शेयर्स का पार्ट है या नहीं? यस। यस। और रोहन भी उसी कैटेगरी के अंदर आता है जिसमें सब आते हैं जिनके एक्सेस पैसा था हमारे पास। तो क्या रोहन का एक्सेस पैसा होगा हमारे पास या नहीं? यस होना चाहिए, क्योंकि 2 लाख रुपीज में रोहन का भी तो होगा। ये 2 लाख रुपीज में अगर सबका है तो रोहन का भी तो होगा। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है बेसिकली, रोहन के कितने पैसे हमारे पास एक्सेस थे, ताकि वो माइनस करके पता चल जाए, वी कैन कैलकुलेट कितना पैसा रोहन अलॉटमेंट पे नहीं पे कर रहा। तो बेटा वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा यहां पे। अब फर्स्ट वर्किंग नोट तो ऑलवेज यही रहेगा। खैर अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको वर्किंग नोट्स नहीं बनाने, लेकिन उस बात को भी भूल जाओ, अभी सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो आप। वर्किंग नोट नंबर 2 जहां पर रोहन से रिलेटेड हम सारी बात करेंगे। 600 शेयर्स रोहन के पास हैं या उसने अप्लाई किए थे, बताइए। उसके पास है। फिर भी देख लें एक बार अच्छी तरह से कि यही बात समझ आई हमें। रोहन टू whom
600 शेयर्स वर अलॉटेड। इस बात का मीनिंग यही बनता है कि रोहन के पास 600 शेयर्स हैं, या ये बनता है कि उसने अप्लाई किया था 600 के लिए? दोनों में से क्या बनता है? तो उसके पास है। उसके पास है। पक्का ना सभी लोगों को? क्लियर है एवरीवन? यस। ठीक है जी। यस। तो अब इस एक लाइन पे हमारा पूरा एक वर्किंग नोट फ्रेम होगा। तो शेयर्स में क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होता है, कुछ भी लिखा हो हर एक लाइन का एक वर्किंग नोट बन जाता है। तो रोहन के पास 600 शेयर्स हैं। रोहन, आप लिख सकते हो होल्डर ऑफ 600 शेयर्स, बिकॉज उसके पास है 600 शेयर्स। तो क्वेश्चन ये है, उसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 700। 700। कैसे आया? वेरी सिंपल, 7:6 है ना। और मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था बेटा, डे 2 में, कि जो कैलकुलेट करना होता है वो ऊपर रखना होता है। तो हमारी जो कैटेगरी बनती है वो बनती है 35:30, मीन 7/6 इंटू 600। तो 700 शेयर्स नहीं आएगा, क्या आएंगी? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन। हाँ, कई बार ना हम 700 शेयर्स लिख देते हैं। तो 600 शेयर्स है, 700 एप्लीकेशंस है। इट मींस रोहन एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने पहले 700 के लिए अप्लाई किया था, बिकॉज कैटेगरी 7:6 है। तो ऑब्वियसली उसको कितने मिले होंगे? 600 मिले होंगे। तो उसका एक्सेस बता सकता है कोई कितना होगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, EAM, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना रहा होगा? 40,000। 700 के लिए अप्लाई किया, मिले 600, और एप्लीकेशन मनी कितनी थी हमारी? 4,000। 40 रुपीज, दैट इज 4,000। क्या ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। अब बेटा समझ आ जाएगा कि उसके अलॉटमेंट भी कितने बनते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो थी वो 4,000 रुपए थी, जो उस 2 लाख में इंक्लूड है। कौन से 2 लाख समझ गए सब लोग? यस। यस सर। क्योंकि उस 2 लाख में रोहन, सोहन, मोहन सबके पैसे हैं। हमने सिर्फ रोहन के निकाल लिए, क्योंकि कितने शेयर होल्डर है वहां पे? उन सब में से रोहन एक है जिसके 4,000 उस 2 लाख में है, जो हम माइनस करते हैं 9 लाख में से। तो जब 9 लाख रुपीज में से आप 2 लाख माइनस करते हो, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? जब आप 9 लाख में से 2 लाख माइनस करते हो, तो उस टाइम रोहन के 4,000 भी माइनस हो रहे हैं, जितने हमने रोहन से लेने होते हैं उसमें से माइनस हो रहे हैं। अब अकेले रोहन से अगर देखें तो अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है रोहन से? चेक करें। अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम रोहन, रोहन से कितनी बनती है? चेक करें बेटा। फेस वैल्यू कितनी बनती है उससे लेने वाली? रोहन के पास कितने शेयर्स हैं? 600। और फेस वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज। अब यहां पर देखो, सबको याद है ना एप्लीकेशन मनी का मीनिंग था 30 + 10, दैट इज 40 रुपीज। और अलॉटमेंट मनी का मीनिंग था 20 + 10, दैट इज 30 रुपीज। तो 30 रुपीज के अंदर कंटेंट क्या है? फेस वैल्यू 20 रुपीज, दैट इज 12,000, और सिक्योरिटी रिजर्व कितना है? $6,000। तो आप बताओ, 4,000 रुपए उसके एक्सेस हैं, और फेस वैल्यू बनती है 12,000, प्रीमियम बनता है 6,000। ये 4,000 किस पे एडजस्ट होंगे? पहले 12,000 पे होंगे या 6 पे होंगे?
12,000। 12,000। 12,000। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4,000 रुपए में से 12,000 एडजस्ट होने के बाद 8,000 रुपीज तो आपके ये पेंडिंग है। अगर हम किसी से हिसाब करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि सर देखो आपके 12,000 तो फेस वैल्यू के ड्यू थे, उसमें से आपने सिर्फ 4,000 दिए हैं तो रह गया 8,000, और 6,000 आपकी फेस वैल्यू सॉरी प्रीमियम बनता है। ओवरऑल कितने बनते हैं? वेरी सिंपल, ये बात तो हमारी बात आपस की होगी ना, कितनी अलॉट मनी ड्यू है जो वो पे नहीं कर रहा, जिसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। 18,000 रुपए में से 4,000 उसके आए हुए हैं, तो ओवरऑल उसके कितने रुपए नहीं आए? 14,000। 14,000, 14,000। क्या कोई और शेयर होल्डर है इस क्वेश्चन में? चेक करें जो अलॉट मनी पे ना करता हो। एक और है बेटा, अमन, पर अमन क्या नहीं पे कर रहा? फर्स्ट कॉल। इट मीन वो बात अभी देखने की जरूरत नहीं है हमें, वो बात अभी स्किप कर देते हैं। इट मीन अमन तक अभी हम पहुंचे नहीं है। हाँ, अगर अमन भी अलॉट मनी पे नहीं कर रहा होता तो हम बात कर रहे होते अभी। अभी इट मीन हमारा कंसर्न अमन से नहीं है, अभी इस टाइम रोहन है। योर कंसर्न इज ओनली विद रोहन। तो अब मुझे ओवरऑल बता दीजिए हमें कितनी अलॉट मनी मिल रही है? क्या 7 लाख मिल रही है? हाँ जी, वापिस अपने पेज पे आते हैं। क्या आपको 7 लाख मिल रहे हैं अभी, या कम मिल रहे हैं? इससे भी कम मिल कम मिल रहे हैं। कितने कम मिल रहे हैं? 14,000। 9 लाख में से 2 लाख तो पहले ही माइनस हो रहे थे, वो तो होने हैं, सबके होने हैं, रोहन के भी, अमन के भी, सोहन के भी, सबके होने हैं। लेकिन क्योंकि रोहन अलॉटेड मनी पे करने से मना कर रहा है, अमन नहीं मना कर रहा, इट मीन अभी अमन पे कर रहा है। अमन का दिमाग खराब होगा कब जाके? अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे जाके वो सोचेगा आई शुड नॉट पे, अभी तो वो पे कर रहा है। तो इट मीन 7 लाख माइनस 14 और कर दो, कितना होगा? 684। 686। यस सर, 686। तो 686 की एंट्री पास करोगे बेटा आप। बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में 9 लाख माइनस 2 लाख माइनस 14,000, और 14,000 का वर्किंग नंबर 2 है, इसको मेंशन कर देना साथ में। 14 जहां 14,000 मेंशन करोगे वहां ब्रैकेट में 2 भी मेंशन कर देना, वर्किंग और 2 जहां हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो ओवरऑल यू आर गेटिंग 686। अब आपका जब एमसीक्यू आएगा ना, तब आपको ये 686 निकालने होंगे। आपके 4 आंसर्स होंगे, उसमें से एक आंसर 686 होगा। तो आपको वर्किंग नोट बना के देखना पड़ेगा अलॉटेड मनी ड्यू कितनी होती है, और रोहन के कितने एक्सेस थे, और वो एक्सेस माइनस करके कितने वो पे नहीं कर रहा। तो वर्किंग नोट 2 आपके लिए एमसीयू में भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अब अगर इसमें कोई डाउट है किसी को बताओ, ये बहुत सिंपल सा वर्किंग नोट है बेटा, ये किसी को भी समझ आ जाएगा। कॉमर्स स्टूडेंट होना जरूरी नहीं इसके लिए। एक सिंपल सा हिसाब है कि आपने किसी से 18,000 लेने हैं। अब इनके नॉर्मल पर्सन इस बात को सुनो, भूल जाओ आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। अगर मैं ये बात आपको 9th क्लास में बोलता कि बेटा मैंने किसी से 18,000 लेने हैं, 4,000 रुपीज मेरे पास उसका ऑलरेडी आ रखा है, तो बताओ मैंने अब कितने रुपए लेने हैं? तो आपका आंसर क्या होता है 9th क्लास में? 14,000। 14,000। अगर आप 6th क्लास में होते तो आपका आंसर क्या होता? 14। 14,000। तो ये बात आप समझते हो बेटा, इतना मैथमेटिक्स हमें 6th क्लास में भी आता है। 18,000 में से 4,000 अगर किसी के आए हुए हैं तो 14,000 और हैं जो उससे आने थे, पर मैं आपको बोल रहा हूँ वो देने से मना कर रहा है। तो ठीक है, वो आपको समझ आ गई, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ये बात +2 की है कि एक कॉमर्स स्टूडेंट इस बात को समझता है कि कॉल्स इन एरियर किसको बोलते हैं, लेकिन 14,000 वाली बात तो सब जानते हैं। तो जो पैसा रोहन अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं कर रहा वो 18,000 नहीं है, वो 14,000 है, क्योंकि 4,000 उसका हमारे पास आया हुआ है। वो ये बात यहां से समझ आती है
he applied for 700, he was given allotted 600. तो 100 एप्लीकेशंस का एक्सेस है 40 रुपीज के हिसाब से। तो यहां पे आपकी ये एंट्री भी कंप्लीट होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 686, और नरेशन क्या लिखोगी? allotment money received except from Rohan holding 600 shares, except from Rohan holding 600 shares। और बाकी वर्किंग नोट बता ही रहा है हमारा कि वो 600 शेयर्स का क्या सिस्टम है और 14,000 कैसे आए। या यहां भी लिख सकते हो नरेशन में भी, एक्सेप्ट रोहन होल्डिंग 600 शेयर्स, सी वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 का मेंशन यहां भी कर सकते हो आप। वर्किंग नोट 2 वहां से समझ आ जाएगा कि रोहन के कितने पैसे नहीं आए। लेकिन बैंक निकालते वक्त दो चीजें माइनस होंगी। 2 लाख रुपीस कौन से हैं? जो सबके एक्सेस आए हुए थे, और 40,000 क्या है? सिर्फ रोहन का एक्सेस माइनस करके जो बचा, क्योंकि उसका एक्सेस तो इसके अंदर इंक्लूड है ना। ये बात समझो सब लोग। वो जो 4,000 उसके थे वो किसमें इंक्लूड है? 2 लाख में। समटाइम मुझे स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने वो 4,000 तो माइनस किए नहीं पहले। तो बेटा वो 4,000 2 लाख के अंदर ही तो है, अलग से थोड़ी ना माइनस करेंगे हम। वो तो 2 लाख का ही पार्ट है। हमें तो 2 लाख के अलावा वो पैसे माइनस करने हैं जो अभी और आने थे, जो नहीं आए। जैसे बाकी सब लोग पे कर रहे हैं 686, वैसे रोहन को भी 14,000 पे करना था, क्योंकि रोहन तो अपना ही पे करेगा ना 14,000। तो जैसे यहाँ पे अमन अपना पे कर रहा होगा, वो अभी तो पे कर रहा है, लेकिन वो अपना शेयर पे कर रहा है। तो रोहन जो 14 पे नहीं कर रहा वो माइनस होने हैं, बाकी सारे तो आ ही रहे हैं पैसे सबके। अब यहाँ पर 4 फीचर की एंट्री हम आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आज का मेरा टारगेट था आपको 2 चीजें समझाना, प्रोराटा एंड 4 फीचर। तो मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूं आज के। बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, एक्सेस, ये तो बेटा हर क्वेश्चन का पार्ट है, ये कोई टॉपिक नहीं है हमारा। अभी हमने देखा जाए तो 4 एंट्रीज ही पास की है अभी तक, और 4 एंट्रीज में अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट इंक्लूड था। अब मैं 4 फीचर पे आ रहा हूं। आ जाऊं एवरीवन, या यहां तक डाउट है किसी को? नो डाउट सर। ठीक है, चले आगे। तो अब हम वापस आते हैं अपने, ऐसे किसी भी पेज पे आप स्टार्ट कर सकते हो। 4 फीचर, शेयर 4 फीचर। आज आपको होमवर्क मिलेगा, बुक के कुछ क्वेश्चन टिक कराऊंगा मैं, वो आपने 4 फीचर तक करने होंगे। रीइश्यू टाइम लगा तो आज कर लेंगे, नहीं तो कल संडे को मिल ही रहे हैं, कल संडे को आपकी 1-1.5 घंटे क्लास लगाकर आपको रीइश्यू भी सिखा दिया जाएगा। ठीक है, और सर कल कितने बजे होगी क्लास? कल मॉर्निंग में रखेंगे बेटा क्लास। मोस्टली में ट्राई तो मॉर्निंग रहती है, बट कई बार रीजन बन जाते हैं मॉर्निंग में फ्री नहीं होते, मॉर्निंग में रखेंगे। बिकॉज कल मेरा इवनिंग में 5:30 पर इंस्टीट्यूट के अंदर सेमिनार है, करियर गाइडेंस सेमिनार होता है हमारा। तो उसमें, लेकिन आपके लिए नहीं है, वो 12th क्लास के लिए है, 12th पास आउट स्टूडेंट जिनका कल रिजल्ट आया है। हमारा कल 12th का रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट आने के बाद जो फर्स्ट संडे आता है, एवरी ईयर हमारा ये रूल है, तो उस संडे को हम सेमिनार करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए होता है कि उनको क्या क्या ऑप्शन है आगे करियर की। तो करियर गाइडेंस सेमिनार है कल 5:30। तो 12th क्लास का कोई स्टूडेंट हो आपकी तरफ से तो आप उसको रेफर कर सकते हो, वो सबके लिए फ्री है, जस्ट एक एडवाइस है। आगे क्या क्या एडमिशन हो सकती है उनके लिए। सर हाईएस्ट कितने गए अकाउंट्स में? बेटा हाईएस्ट हमारे 99 गए हैं अभी, बाकी अभी रिजल्ट रेडी नहीं हो रहा, और सभी स्टूडेंट्स से अभी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहे, बट मुझे जो मिले अभी 99 मिले हैं हाईएस्ट। बिकॉज इस बार तो 11th और 10th के मार्क्स के बेस पे लगाया जा रहा है, 12th का तो कोई इसमें रोल ही नहीं रह गया ना, अभी एग्जाम नहीं हुए उनके, आपको पता ही है। तो अब जिसके 11th में 100 मार्क्स रहे होंगे अकाउंट्स में, अभी उनके लिए ये एक चांस है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ले सकते हैं।
11th में अकाउंट्स में 100 मार्क्स लेना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वहां पर 30 to 40 मार्क्स की थ्योरी आती है। वो डेडिकेटेड स्टूडेंट ही ले सकते हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट में जितना भी करवा लो उनको स्टूडेंट्स समटाइम्स मिस्टेक्स कर देते हैं। या 10th में अगर 100 मार्क्स आए हो तो क्योंकि यहाँ पे स्कूल असेसमेंट भी जा रही है, तो 97, 99, 98 ऐसे तो स्टूडेंट्स काफी हैं। 100 मार्क्स का स्टूडेंट अभी नहीं मिला मुझे भी। इस बार 12th का तो कोई रोल ही नहीं ना, जबकि वहां पे अभी भी आई थिंक जो एक्सपेक्टेड था 7 to 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी 100% प्रिपरेशन थी, 100 मार्क्स के लिए उनकी फाइट थी प्रॉपर। एग्जाम्स होते तो डेफिनेटली उनके आने चाहिए थे मार्क्स, उनका थोड़ा लॉस हुआ है। और मैक्सिमम बेनिफिट उनका हुआ है जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी पर 10th में अच्छे मार्क्स आए हुए थे। तो 93, 95 वाले तो इतने ज्यादा हैं बेटा स्टूडेंट्स, मतलब जो टेस्ट में 85% से ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देते थे उनके भी 95 हैं। रीजन कि वो 10th क्लास में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। इस बार का रिजल्ट तो फेक रिजल्ट आप ये कह सकते हो, 12th का रोल ही नहीं कोई। तो 99 मार्क्स जिनके आए उन पे भी हमें कोई प्राउड फील नहीं हो रहा, क्योंकि वो 12th के बेस पे नहीं आए उनके। शेयर फॉर फ्यूचर क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर का मीनिंग है, दो मीनिंग है बेसिकली इसके। फर्स्ट मीनिंग है शेयर कैपिटल को कैंसिल करना, जिसका नेम कैंसिलेशन बोलते हैं, जिस कारण से हम इसको शेयर्स कैंसिल करना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम वो सारी कैपिटल डेबिट कर देंगे जो आपने पहले क्रेडिट की है। अब ध्यान से देखो बेटा, आप एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट क्या करते हो? 2 शेयर कैपिटल। अलॉट मनी के अगेंस्ट 2 शेयर कैपिटल। अभी तक आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, लेकिन अब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक इसका ये मीनिंग है। दूसरा, जो पैसा ऑलरेडी पेड है शेयर होल्डर का, क्या 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 पेड होता है उसका? एप्लीकेशन मनी सबकी पेड होती है, ये सबको पता है। यस, कोई भी हो, रोहन मोहन सबने एप्लीकेशन मनी तो दी हुई है ना, प्लस एक्सेस पे किया हुआ सबने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि प्रो डाटा बेसिस पे सबके पास है। वो जो पेड अमाउंट है बेटा उसे आप वापस नहीं करते। देखो कितना बढ़िया है कंपनी के लिए, कंपनी आपके शेयर्स भी कैंसिल कर देगी और जो पैसा आपने अभी तक दिया हुआ है वो रिफंड नहीं होगा। दैट पेड अमाउंट विल बी फोरफिटेड। फोरफिटेड मीन्स होता है किसी का पैसा रख लेना। दैट अमाउंट विल बी फोरफिटेड, और उस अमाउंट को एक न्यूली ओपन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिसका इटसेल्फ नेम होता है फोरफीचर अकाउंट, जो टॉपिक का नेम भी है। फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये दो मीनिंग है बेटा। नंबर 1, उसकी शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाएगी एंड ही सीज टू बी शेयर होल्डर, उसका नाम बन जाएगा ही इज सीज्ड टू बी शेयर होल्डर। उसे कंपनी से निकाल दिया गया, उसके शेयर सीज कर दिए गए। सीज्ड टू बी शेयर होल्डर ऐसा एक स्टैंडर्ड बोलते हैं इस कंपनी की लैंग्वेज में। उसके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, कंपनी से उसको निकाल दिया जाएगा एज ए शेयर होल्डर, उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी और जो पैसा उसने दिया हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? वो पैसा जो उसने देना था हमें, जिसका नेम क्या है? कॉल्स इन एरियर, जिसका नेम शेयर अलॉटमेंट होता है या फर्स्ट कॉल होता है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखना जरूरी नहीं। देखो जिससे मैंने यहाँ पे एंट्री पास की, मैंने कहीं भी कॉल्स इन एरियर को मेंशन नहीं किया। मैं चाहता हूं कर सकता हूं, करके दिखाऊं कॉल्स इन एरियर मेंशन। ये तो आपका बैंक हो गया 686। अब जो पैसा नहीं आ रहा वो 2 लाख रुपीज थोड़ी ना, वो तो ऑलरेडी आ रखा है इसलिए माइनस हुआ है।
जो पैसा नहीं आ रहा वो क्या है, वो क्या है बेटा, कितनी अमाउंट है? 14,000। 14,000, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। यस 14,000 में, तो 686 प्लस 14,000 इज इक्वल टू 7 लाख। तो आपकी शेयर अलॉटमेंट में 7 लाख रुपीज आने चाहिए थे। 2 लाख तो पहले से ट्रांसफर हो चुके हैं, वो तो आने नहीं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है नहीं ना कभी भी कि सर क्या वो 2 लाख रुपीज आने, कभी नहीं बेटा, वो तो आ चुके हैं। जो आने चाहिए वो है 7 लाख। 7 लाख में से 686 हमें आ गया और 14,000 नहीं आए। ये कॉल्स इन एरियर भी तो हमें कैंसिल करनी है, जो अभी तक डेबिट है ना डेबिट ये, यस। तो इसको Yes. भी कैंसिल करना है यहाँ पे। इसलिए इसको 3 तरह से बोलते हैं हम, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो आप क्या एंट्री बना सकते हो अभी देखकर, इसको बनाओ। Share capital account debit, forfeitures account, two forfeitures account, two calls in areas account. हाँ वेरी गुड। तो ये शेयर फॉर फ्यूचर है बेटा, 5 मिनट की स्टोरी है इसकी, बहुत इजी है, इतनी सी बात है बस। तो मैं शेयर कैपिटल डेबिट करने वाला हूँ आपके लिए। 5th एंट्री बना रहा हूँ यहाँ पर, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, अगर ऐसा कुछ मेंशन हो क्वेश्चन में, नहीं तो शेयर कैपिटल इटसेल्फ, इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं रोहन के पास? हाँ जी, पता है ना सबको कि हम रोहन के शेयर कैंसिल कर रहे हैं। Yes, sir. 600 शेयर्स रोहन के कैंसिल हो गए, और उसके पास एक शेयर कितने रुपए वाला पहुंचा अभी तक उसके पास, बताओ। 600 शेयर्स उसके पास कितने रुपए तक पहुंचे अभी? एप्लीकेशन मनी के मिल गए उसको 30 रुपीज, बताओ। यस। Yes, sir. अलॉटमेंट के 20 रुपीज मिल गए उसको। यस। Yes, sir. हमने तो क्रेडिट कर दिया ना, पैसे उसने नहीं दिए अलग बात है। क्या हमने फर्स्ट कॉल कर दी अभी 30 रुपीज की? No, sir. नो सर। फाइनल कॉल कर दी 20 रुपीज की? No, नो sir. सर। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन अभी इस 50 रुपीज तक गया है, आगे तो नहीं गया अभी। नहीं गया, sir. तो इस 50 रुपीज को बोलते हैं कॉल्ड अप। यस एवरीवन, क्या बोलते हैं बेटा इस 50 रुपीज को? Called up. Called up. यस, तो 600 शेयर हैज बीन कॉल्ड अप ₹50। तो 50 रुपीज ही कैंसिल होंगे। अब एक स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ 10 रुपीज का प्रीमियम भी था, तो बेटा वो तो अलग है ना, वो तो फेस वैल्यू नहीं होती, प्रीमियम तो प्रीमियम होता है। मैं तो फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, बिकॉज मैं आपको कल से ये बता रहा हूं कि शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू पे क्रेडिट होती है। शेयर कैपिटल का लिंक कभी भी प्रीमियम के साथ नहीं है। इट मींस रोहन के पास अभी तक कितनी कैपिटल पहुंची है? 30,000। उससे ज्यादा उसके पास कैपिटल नहीं आई। अच्छा, तो उसके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पहुंचा अभी तक? $20. 20। उसमें से पेड कितना है? इन दोनों प्रीमियम में से बेटा पेड कौन सा है? Application money. हाँ, तो उसे कैंसिल करने की नीड नहीं है, बिकॉज वो एक रिजर्व है, कंपनी को रिसीव हो चुका, और वो पैसा कंपनी के रिजर्व में रहेगा, कंपनी के काम आएगा। हमें सिर्फ वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करना है। लिसन केयरफुली एवरीवन, जो हमें रिसीव नहीं हुआ वो डेबिट करना है, सिर्फ वो कैंसिल करना है। वो कितना है 600 शेयर्स पे? $10. ओनली 10 रुपीज, क्योंकि
एप्लीकेशन मनी में जो प्रीमियम था वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो प्रीमियम के लिए रूल डिफरेंट है। मैंने ऊपर जो आपको समझाया था अभी, यहां पर मैंने आपके साथ प्रीमियम की बात नहीं की, मैंने सिर्फ बात की है शेयर कैपिटल डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर। मैंने सिर्फ फेस वैल्यू की बात की है अभी तक, क्योंकि क्वेश्चन एट पार है या प्रीमियम है, दो तरह से क्वेश्चन बनता है ना शेयर्स का, एट पार, एट प्रीमियम, एट पार, एट प्रीमियम। एट पार का मीनिंग 100 का शेयर 100 में, बट एट प्रीमियम मीन्स 100 का शेयर 120 में, 110 में, जैसे भी। तो प्रीमियम के लिए रूल डिफरेंट है, और वो सिंपल रूल ये है, प्रीमियम तब डेबिट होगा अगर वो रिसीव नहीं हुआ, और जितना रिसीव नहीं हुआ उतना डेबिट होगा। तो हमें रोहन से एप्लीकेशन मनी वाला प्रीमियम मिल चुका, पक्का ना? यस। और अलॉटमेंट के टाइम उसने आके क्या कर दिया, मना कर दिया। रोहन के वर्किंग नोट में भी जा सकता हूं मैं फिर से, ये देखो, ये देखो बेटा, आपने अभी कहा था ना मुझे हर बात का लिंक है, जो बात मैं आपसे कर रहा हूं या आपसे पूछ रहा हूं, अभी आपको फील नहीं होगा, लेकिन आगे जैसे बढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ये 4000 किससे एडजस्ट हुए थे? फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट हुए थे या प्रीमियम के साथ? फेस वैल्यू। जब हम 18 में से 4 माइनस करते हैं तब नजर नहीं आता। गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप 18,000 में से 4,000 माइनस करते हो तब हमें समझ नहीं आता कि वो 4,000 बेसिकली किस में से माइनस हो रहे हैं, बट इंटरनल बात है, मैं आपको समझा दिया है कि वो 4,012 के अगेंस्ट हमें आए हुए हैं। तो इट मीन कितने रुपए नहीं आए? 8,000 फेस वैल्यू के नहीं आए और 6,000 प्रीमियम के नहीं आए, टोटल 14,000 नहीं आए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट 14,000 थे, ठीक है, लेकिन क्या प्रीमियम के अगेंस्ट कुछ आया हमारे यहां पर? नो सर। आई रिपीट माई क्वेश्चन, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी के 4,000 थे वो 12,000 फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट हो गए, खत्म हो गए। क्या वो प्रीमियम के लिए एडजस्ट हुए कुछ? नो सर। पर अगर मैं एक बार के लिए इस 4,000 को, जस्ट अलाउ मी कि मैं इसको 14 कर सकूं एक बार के लिए, ठीक है, असम्पशन ले लेते हैं, तो इसका मतलब 14,000 में से 12,000 एडजस्ट हो गया। यस तो एक्सेस कितना बचा? 2000 वो 2,000 किसके तरफ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम की जॉब। बेटा ये होर्स में आता है ये क्वेश्चन, अगर ये पॉइंट बन जाता ना इस क्वेश्चन में तो और ज्यादा मजा आता। 14,000 के अगेंस्ट 12,000 फेस वैल्यू एडजस्ट होगी, इट मींस फेस वैल्यू उस बेचारे की आ चुकी है, रोहन की फेस वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। हम अगर उसको कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं तो सिर्फ प्रीमियम के लिए, वो भी प्रीमियम कितना नहीं आया? 4,000। 2,000 रुपीज किस तरफ जाएगा? एसपीआर की तरफ जाएगा। दैट्स वाई इस 1 और 2 का मीनिंग है बेटा एक, कि जब आपके पास एक्सेस होगा पहले वो एक्सेस फेस वैल्यू को कवर करेगा। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता, क्योंकि 99% केस में ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं, एग्जाम में ऐसा बन जाता है। तो जब हम ग्रेजुएशन को करवाते हैं ना, जब हम बीकॉम में करवाते हैं चैप्टर, बीकॉम सेमेस्टर 2 में ये चैप्टर आता है आपको, अभी सेम 2 के एग्जाम्स हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम हुए उनके, तो वहां ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आया था। तो वहां लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो वहां ये पॉइंट बनते हैं, और वही इफेक्ट हमारे पास 8 मार्क्स में आया था +2 में। अब सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं हो रहे, ऑब्जेक्टिव होंगे, तो वहां भी ये पॉइंट आ सकता है। अगर आपके पास एक्सेस फेस वैल्यू से ज्यादा हो तो वो प्रीमियम को कवर करेगा, मींस पहले वो फेस वैल्यू से मिलेगा, अगर बचा तो प्रीमियम से मिलेगा। फिर हम ये बोलेंगे प्रीमियम 4,000 नहीं आया, तो जब मैं 4 फीचर की एंट्री बनाऊंगा उस केस में क्या होगा? फिर ये देखो, तब हम 6,000 डेबिट नहीं करेंगे, तब हम कितना डेबिट करेंगे? 4,000। क्योंकि 2,000 आ चुके, 6,000 बनते हैं लेकिन 2,000 आ चुके हैं। तो मेरी बात समझे बेटा, कि ऐसा नहीं रैंडमली बोल देना 600 × 10 6,000 होता है। आपको देखना पड़ेगा, रोहन का वर्किंग नोट आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा। है तो बहुत इजी कि उसके प्रीमियम के कितने रुपए नहीं आए, जितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ उतना ही डेबिट होगा। तो दो बातें बोल रहा हूं, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ
और जितना नहीं हुआ उतना ही डेबिट होना है। द अमाउंट विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड एंड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड सो फार दैट विल ओनली बी डेबिटेड हियर, अदरवाइज नॉट। सिर्फ प्रीमियम वो डेबिट होगा जो रिसीव नहीं हुआ। मैंने बात दो तरह से दो बार बोल दी है, सबको समझ आ गई होगी। जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ और जितना नहीं हुआ उतना ही आना है। अभी हमें पता है एक्सेस बहुत कम था, सिर्फ कितना था एक्सेस बेटा, 4000 था, और वो फेस वैल्यू को भी कवर नहीं कर रहा था, तो प्रीमियम की बात तो भूल जाओ। तो यहां पूरा प्रीमियम डेबिट होगा, 600 शेयर्स पे 10 रुपए। तो फीचर में ये प्रीमियम की स्टोरी सेपरेट है, इसे सेपरेटली याद रखना, इसका बाकी एंट्री से कोई लिंक नहीं है। एसपीआर डेबिट तब होगा जो रिसीव नहीं हुआ और जितना नहीं हुआ। अब देखो मैंने ये 10 रुपीज डेबिट नहीं किए, ये वाले 10 जो प्रीमियम एप्लीकेशन मनी के साथ है उसकी बात ही नहीं हुई, क्योंकि वो तो पे हो चुका और कंपनी उसे एसपीआर में ट्रांसफर कर चुकी है। एसपीआर को डेबिट नहीं किया जाता, सिर्फ वो एसपीआर डेबिट होगा जो हमने क्रेडिट तो किया था, शेयर होल्डर से मांगा था लेकिन उसने पे नहीं किया। अब आते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट में बिल्कुल क्लियर है, दो चीजें क्रेडिट होंगी। वन, जो कॉल्स इन एरियर है, वो कॉल्स इन एरियर कितनी है रोहन? 14,000। वो हमें पहले से पता ही है, ऊपर वर्क की नोट से पता है बेटा हमें, या हमें एंट्री से पता है। सबको दिख रही है एंट्री? 14,000 रुपीज रोहन के अभी अभी डेबिट हुए थे, बिल्कुल फ्रेश अभी डेबिट हुए थे, वही अभी क्रेडिट हो जाएंगे। तो जब भी हम शेयर फॉरफिट करेंगे, हो सकता है हम शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करें, हो सकता है ना ऐसा। जरूरी नहीं कि हम शेयर अभी फॉरफिट करेंगे फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद, हो सकता है कि हम वेट करें और फर्स्ट कॉल के बाद करें। तो कभी भी क्रेडिट करेंगे ये 14,000 ही रहेगा, ये अलॉटमेंट का पैसा है। दूसरे ऑप्शन ये है कि आप इसे अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, टू शेयर अलॉटमेंट। ये किस बात पे डिपेंड है? आपकी फोर्थ एंट्री पे डिपेंड है बेटा। ये यहां आपने डेबिट किया है या नहीं किया, गॉट इट। हमारी फोर्थ एंट्री कॉल्स इन एरियर के बिना भी बन जाएगी और उसके साथ भी। तो ये दो ऑप्शन आपको बुक में दी होती है, हमेशा याद रखना। मैंने दोनों ऑप्शन सिखा दिए आपको, फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि उस टाइम आपको इस बात का ध्यान देता ना, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है। ये देखो अब आएगी इंपॉर्टेंस। एक तो ये एंट्री है, हाँ जी, क्या इसमें कॉल्स इन एरियर को यूज किया हमने? नहीं ना। तो अभी भी उस अमाउंट का नेम क्या है जो नहीं आए? अलॉटमेंट। तो बेटा कैंसिल करते वक्त उसका नेम क्या रहेगा? शेयर लॉस। शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि जो पैसा वहां क्रेडिट नहीं हुआ वो अब हो गया। बात तो एक ही है ना, एक बार करना है हमें क्रेडिट, या तो उस टाइम कर दो जब पैसा रिसीव नहीं होता और उसका नाम रख दो कॉल्स इन एरियर, या अब कर दो। दूसरा ऑप्शन है कि मैं कॉल्स इन एरियर को शो करता हूं, और शो करना बेटर है बिकॉज ये यूनिवर्सल बन जाता है, फिर जहां जरूरत है तब भी, नहीं है तब भी। तो मेक इट हैबिट बेटा, आज से इस चीज को हैबिट में लेके आओ। मेक इट हैबिट कि आप हमेशा कॉल्स इन एरियर को डेबिट करोगे। उससे आपको भी क्लियर रहेगा कि अलॉटमेंट के टाइम रोहन ने 14,000 पे नहीं किया, तो अलॉटमेंट पूरे का पूरा क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो अलॉटमेंट कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे वो 14,000 भी कैंसिल हो गए जो अलॉटमेंट के नहीं आए रोहन से। तो दैट्स वाई अब जब आप कॉल्स इन एरियर लिखोगे तो फिर अलॉटमेंट वर्ड यूज नहीं होगा। तो ये आपकी उस टाइम की ऑप्शन है जब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हो और रोहन आपको अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रहा, तो उस टाइम कॉल्स इन एरियर डेबिट किया है तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा। अगर कॉल्स इन एरियर को वहां नहीं शो किया तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो यहाँ क्रेडिट नहीं होगा, फिर उसका नेम वही रहेगा जो है शेयर अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल है टू शेयर फर्स्ट कॉल।
बाकी पैसे जो ऑलरेडी दे चुका है उसे कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीटेड भी बोल देते हैं इसको, URE या TED, ये आपके ऑप्शन है। शेयर फॉरफीटेड अकाउंट भी बोल देते हैं इसको, फॉरफीचर या फॉरफीटेड। वो कितने है बेटा? 36 में से 14 माइनस कर दो, कितने बचे? 22,000। अब आप चेक करो बेटा, उसने 22 पे किया था आपको, प्रीमियम को अलग करके, प्रीमियम को अलग करना पड़ेगा। लेकिन दिखाऊं कैसे? रोहन ने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और मैं रोहन की स्टोरी सुनाऊं आपको, तो उसकी इतनी सी स्टोरी है। ही हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स, पेड 40 रुपीज फॉर एवरी एप्लीकेशन, 28,000। तो उसका अभी तक हमारे पास 28 आया हुआ है, जिसमें से 600 शेयर्स पे 10 रुपए SPR, एप्लीकेशन मनी में जो SPR होता है, वो SPR उसका हमने ट्रांसफर कर दिया SPR में, जो अब डेबिट नहीं होगा, क्योंकि रूल है यहाँ पर कि जो प्रीमियम रिसीव हो जाए वो SPR अकाउंट में रहेगा। तो उसका ये 22,000 आंसर आ गया, जो शेयर फॉरफीचर में जाएगा, ये अलग से आ गया। ये आपका MCQ बन गया। अब आपका MCQ कैसा होगा? मैं कल देख रहा था MCQ वाली फाइल हमारी, उसमें क्वेश्चन कैसे थे बेटा? तो उसमें इतने क्वेश्चन हैं कि आप जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लो, इतने क्वेश्चन उसके अंदर, जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट हमने आपके लिए बनाई हुई है, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस आएगा। क्योंकि अब हम जब आपको सब्जेक्टिव टीच करेंगे तो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स को देखना पड़ेगा हमें पहले तो ना, कि आपको सिर्फ सब्जेक्टिव सिखाना है, 8 मार्क्स में आना है ये क्वेश्चन, बस इतना ही था, ना 8 से ज्यादा ना 8 से कम। बट अब जो ये सिखा रहे हैं ये तो आना नहीं, अब इसका रिजल्ट यूज होना है, तो वहां क्वेश्चन आएगा अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ABCD, तो उसमें एक ऑप्शन होगी 22,000 की, तो वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जितने रोहन के पैसे आए हैं वो आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि वहां पे एक रॉन्ग आंसर भी होगा 28, ठीक है? तो आपके 3 आंसर रॉन्ग होंगे, उसमें 28 भी एक होगा, क्योंकि आपको लगेगा 700 शेयर्स पे उसने 40 रुपीज के हिसाब से 28,000 पे किया है बेटा। उसमें से 600 शेयर्स जब उसको मिल गए थे एप्लीकेशन मनी पे, तो 10 रुपए का प्रीमियम भी तो ट्रांसफर किया आपने, जो अभी हम वापस नहीं लेंगे उससे, सॉरी, जो हम उसको अभी वापस नहीं करेंगे और ना ही हम डेबिट करेंगे उसको, उसकी बात ही नहीं करनी। मतलब बाकी का जो पैसा है जो फेस वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास एडजस्ट हुआ है, वो पैसा फॉरफीचर में जाएगा। तो याद रखना, ये अमाउंट जो फॉरफीचर में जाती है वो फेस वैल्यू ही होती है सर। तो इसलिए 2 तरीके हैं, एक तो वर्किंग नोट बनाकर मैंने आपको दिखाया 22 कैसे आया, बट अगर आपको आंसर निकालना है तो आप एज ए बैलेंस फिगर भी देख सकते हो इसको, एज ए बैलेंस फिगर। अगर आपके 3 चीजें ठीक हैं, और ये 3 चीजें बेटा ठीक होंगी क्योंकि कॉज इन एरिया का आंसर हमें अलग से पता है, कितना रोहन ने पे नहीं किया, प्रीमियम कितना है वो हमें अलग से पता है, फेस वैल्यू अलग से पता है। तो अगर आप 30 + 6 - 14 करोगे तब भी आंसर आएगा, और वो बिल्कुल सही आंसर आएगा, किसी वर्किंग नोट में जाने की जरूरत नहीं अलग से। तो ये आपका फॉरफीचर है। 5th एंट्री इज फॉर द फॉरफीचर। ऐसे एक स्टोरी है, देखो अभी मैं चाहूं तो इस स्टोरी को आगे एक्सटेंड कर दूं, मतलब अगर आप एक साथ 3-4 घंटे स्टोरी सुनो तो ज्यादा बेटर है। अभी क्या होता है ना, अभी यहाँ टाइमिंग अब 3:15 to 5 का टाइमिंग है, तो हमें रोकना पड़ता है यहाँ पे, 5-10 मिनट चलो एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम कभी, लेकिन इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाते। जबकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसको 3-4 घंटे 5 घंटे की लॉन्ग क्लास में किया जाए तो एक ही दिन में ओवर हो जाएगा और ज्यादा समझ आएगा वो। अब आगे की स्टोरी चलेगी, 1-2 एंट्रीज में करवाता हूँ और आपको। अब आपके दिमाग में क्या रहा देखते हैं। 30,000 शेयर्स आपके मार्केट में थे, उसमें से 600 शेयर्स किसके पास थे बेटा? रोहन। वो होगी कैंसिल, बाकी कितने बचे? 29,000। इनको लेके आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपनी 6 एंट्री पास करने लगा हूं। अलॉटमेंट का हो चुका है सब कुछ,
अलॉटमेंट के बाद आती है फर्स्ट कॉल, तो मैं एंट्री पास करूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। एमसीक्यू कुछ भी कैसे भी आ सकता है, अमाउंट के ऊपर, डेबिट क्रेडिट के ऊपर। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। फर्स्ट कॉल में एसपीआर है नहीं, एक बार के लिए क्वेश्चन देख लें फिर से, देख रहे हो। एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम था 30 + 10, अलॉटमेंट में था 20 + 10। फर्स्ट कॉल में है नहीं, फर्स्ट कॉल में नहीं है, तो फर्स्ट कॉल 30 रुपीज की फेस वैल्यू है सिर्फ। तो कर दे फेस वैल्यू कॉल सबको। 30,000 शेयर्स पे 30 रुपीज की फेस वैल्यू। हाँ जी, फर्स्ट कॉल कितनी बनेगी? 9 लाख। क्या ये ठीक किया हमने 9 लाख? नो सर। नो, यस बेटा, नो इज राइट आंसर, बिकॉज रोहन तो अब नहीं है। रोहन इज डेड, वो हमारे लिए नहीं है अब। रोहन अब हमारा शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि आपने अभी अभी, क्या शायद आप भूल गए, याद करवा दूं आपको, अभी अभी हमने क्या किया था? उसके शेयर फॉरफिट कर शेयर कैंसिल कर। यस, ये एंट्री किसको डेडिकेट की थी? रोहन को। बेटा ये एंट्री से रोहन की है, पता ना आपको। इसका लिंक हमारी पूरी कंपनी या शेयर होल्डर्स के साथ नहीं है, सिर्फ रोहन के शेयर हमने फॉरफिट किए थे, तो दैट एंट्री बिलोंग्स टू रोहन ओनली। रिमेनिंग जो बच गए 29,400, इन्हें फर्स्ट कॉल की जाएगी। इनमें से एक शेयर होल्डर है अमन, जो अब डिफॉल्ट करेगा, जो अभी पे नहीं करेगा। 29,400 इंटू 30 करो। तो बेटा ये फर्स्ट कॉल ड्यू होगी यहाँ पे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,82,000। $8,82,000 यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, और वो आपको रिसीव करनी होगी। 7th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पता नहीं कितना होगा, आई डोंट नो, अभी तो नहीं पता मुझे कितना आएगा, बट इतना पता है कि यहाँ कॉल्स इन एरर भी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्योंकि अभी हमारा कोई पर्पस क्वेश्चन करना नहीं है, हम अभी बेसिक्स कर रहे हैं, तो 1 वीक पूरा बेसिक्स पे लगता है। तो ये हमारी 3rd क्लास है बेसिक्स पे। तो अभी हमने फॉरफीचर और प्रीमियम को डील किया, आज प्रोराटा को डील किया। सबसे बड़ी बात, प्रोराटा, प्रीमियम एंड फॉरफीचर, ये 3 टॉपिक आज की क्लास में हुए हैं। इतना डाइजेस्ट करिए पहले आप। तो कल मैं आपको रीशू तक करवा दूंगा, कल कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे बीच में। उसके बाद आप प्रैक्टिस में जाओगे, नेक्स्ट पूरा वीक प्रैक्टिस में रहोगे। देन 3rd वीक में मैं आपको बैलेंस शीट, कैश बुक, क्योंकि आपके सिलेबस में कैश बुक भी है, कैश बुक में क्या होता है, बैंक की एंट्रीज आती हैं, जितनी बैंक वाली एंट्रीज हैं वो कैश बुक में चली जाती हैं, बाकी जर्नल में रह जाती हैं। कैश बुक, बैलेंस शीट, और एक जो वेंडर केस है, जहां पे आकर कल हमारा वो पीडीएफ रुका था ना, पीपीटी, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम किसी से बिल्डिंग खरीद कर किसी का बिजनेस परचेज करेंगे या कोई बिल्डिंग परचेज करेंगे, उसके अगेंस्ट शेयर देंगे। ये 3 चीजें बात की हैं, एंड की हैं। इन तीनों के अलावा हमारा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो अभी कल तक क्रिएट हो जाएगा। आप अपनी बुक में जाना, लास्ट के 10 क्वेश्चन कर लेना, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। उसका होमवर्क मैं आज ही दूंगा, कल आने से पहले 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना। दैट्स ऑल, क्लास अभी ओवर करना बस। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना आएगा वो तो मुझे पता है अभी भी, 882,500, सॉरी 882,000। पर बैंक कितना है ये मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि वहां कॉल्स इन एरर माइनस होनी है। पता ना आपको, बैंक डेबिट निकालने के लिए हमें 882 में से, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 14,000 माइनस किए थे,
यहां भी कुछ है, क्योंकि यहां रोहन तो नहीं है, पर रोहन का एक भाई है अमन, वो भी रोहन के जैसा ही है, वो अब हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं करेगा, तो बस अमन के माइनस करेंगे जितने भी होंगे, वो वर्किंग नोट बनेगा अमन का भी, और वो पैसा यहाँ पे कॉल्स में एरर में आ जाएगा, एंट्री बन जाएगी। तो बस अब आपको मुझे ये बताना है अमन से कितने पैसे नहीं आए, ये हमारा कल का केस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर देते हैं। और कल इसी स्लाइड को ओपन करूंगा मैं आपके पास, और इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसमें अमन पे नहीं करेगा, इमीडिएटली अमन के शेयर फॉरफिट होंगे, और फिर फाइनल कॉल होगी, फिर अमन और रोहन इन दोनों के शेयर रीइश्यू होंगे, किसी नए शेयर होल्डर को दोबारा फिर से रीइश्यू किए जाएंगे। ये स्टोरी कल एंड होगी, और हमारे बाकी टॉपिक इसके साथ ही कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन तो एक एक्सक्यूज है, ठीक है, मेन तो हमें वो टॉपिक समझने हैं। कल हम यहां से शुरू करेंगे। अमन, इसका अप्लाइड दिया है, अमन का अलॉटेड निकालना पड़ेगा, और फिर उसके शेयर प्रॉफिट करेंगे, फिर फाइनल कॉल करेंगे, और फिर सबके शेयर्स रीइश्यू करेंगे, और फिर क्वेश्चन में लिखा है जर्नल एंट्रीज बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी सिखा दूंगा। अभी हमने ये एंट्रीज पास की, अभी हम यहां तक पहुंच गए, गॉट इट ना, 882 तक पहुंच गए। कल जो आंसर आएगा बैंक का वो आएगा 855, अभी मैं यहां पहुंचूंगा, 882 तक हमारा क्लियर है, ठीक है। क्लास वो कर रहा हूँ मैं, होमवर्क को भी मेंशन करूंगा बेटा ग्रुप के अंदर, आपको होमवर्क क्या करना है, सर क्वेश्चन का आप पीडीएफ भी वॉल्यूम शेयर 2 कर की देते हैं, पीडीएफ ठीक है। एनीथिंग एल्स, क्लास ओवर कर रहा हूँ, Meeting, sir. थैंक यू सर। ठीक है बेटा, वेलकम।